Hello, students. This is Niranjan Bose from Simage Group of Institutions. Once again, I have come up with different kind of rules related to adjective in terms of spotting error. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट कुछ वीडियो से हम एडजेक्टिव रिगार्डिंग रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहा हूं, और आज आपके सामने हम और कुछ रूल्स के साथ हाजिर हूं, ताकि आप एट द एंड ऑफ द वीडियो ये बोलने पे मजबूर हो जाओ कि एरर फाइंडिंग अब बहुत आसान हो गया। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एरर फाइंडिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो भी एरर आपको फाइंड करना है, आप एकदम निश्चित रहो कि चाहे वो एरर नाउन से रिलेटेड हो या प्रोनाउन से रिलेटेड या एडजेक्टिव से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसी उद्देश्य के साथ आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कुछ सर्टेन रूल्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो रूल्स डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। उम्मीद यही करते हैं। चलिए और समय बर्बाद ना करके आज का वीडियो की शुरुआत किया जाए। अभी हम लोग फर्स्ट रूल के बारे में यहां चर्चा करेंगे। रूल नंबर 5। एक्चुअली लास्ट वीडियो में हम लोग 4 रूल के बारे में डिस्कशन किए थे, तो आज ये है वक्त है रूल नंबर 5 डिस्कशन करने का। व्हाट इज द रूल से? जस्ट लेट्स हैव अ लुक। इफ मेनी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, देन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स: क्वांटिटी, quality, size, shape, age, color, nationality and material। क्या ये रूल कह रहा है? सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है कुछ नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, तो उसमें एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, एक क्रम को फॉलो किया जाता है एडजेक्टिव का, राइट? सो कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वांटिटी। It denotes how much. After that, it should be quality. Then comes size, followed by shape. Then comes age, followed by color. After that, nationality, और finally जाके material। तो एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को बेहतर तरीके से हम समझा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। My sister adopted a beautiful big white bulldog। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको हाईलाइटर के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। My sister adopted a beautiful। Now if you are saying beautiful, ये वर्ड को हम हाईलाइट कर दिया ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल इज अ क्वालिटी, करेक्ट? सो फर्स्ट पोजीशन पे क्वालिटी है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग किए हैं क्वालिटी के साथ। क्वालिटी के बाद क्या आना चाहिए? साइज। तो यहाँ पे देखो आफ्टर ब्यूटीफुल ये लिखा हुआ है बिग, सो ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स द साइज। आफ्टर दैट इट कम्स शेप, यहाँ है नहीं, एज नहीं है, कलर दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर एज व्हाइट। अब देखो यहाँ पे व्हाइट कलर मेंशन किया गया। So obviously this particular example is following that order that has been mentioned in the rule. Quantity instead of quantity, here quality, we have started with the quality. After that size big is given, and then comes color white. So it is following the rule, or it is justifying the rule. Now here is a question for you. A black big sports car has been bought for me, no error। आपका इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ढूंढना है कौन जगह पे एरर है, राइट? सो हम लोग एक सेंटेंस को अगर ध्यान दे थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे अ ब्लैक सबसे पहले कलर को सिलेक्ट किया गया। आफ्टर दैट बिग, दैट इज साइज, बट अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट कम्स साइज देन गोज कलर। सो हियर एट द वेरी बिगिनिंग वी आर प्रीटी श्योर कि यहीं पे गलती है। तो कहां पे गलती है? ये ऑर्डर जो है, बिग विल कम इन प्लेस ऑफ black and black will go back in place of big। ये ऑर्डर जो है इंटरचेंज करना है, that is the rule। That's why in the very first part the error lies। It should be a big black sports car has been bought for me। Understood? Now let us proceed to rule number 6। आइए रूल नंबर 6 को हम लोग जान लेते हैं क्विकली। When two adjectives require different prepositions, then appropriate prepositions be used with both the adjectives। अगर कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स मिले और एक में प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली तो सेकंड जो एडजेक्टिव होगी उसके साथ भी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल नंबर 6, करेक्ट? सो लेट अस प्रोसीड विद द एग्जांपल। एग्जांपल के जरिए आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। आई एम जूनियर टू एंड ओल्डर देन ही।
अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम आपको हाईलाइटर के जरिए आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं जूनियर टू, जूनियर वर्ड इट इज एन एडजेक्टिव एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय टू, बट इन द सेकंड केस जब ओल्डर, ये भी तो एडजेक्टिव है, तो ऑफ कोर्स वी विल ऐड अ प्रीपोजिशन, वी विल input will give the input of preposition with that particular adjective as well, इसीलिए यहाँ than भी दिया हुआ है. So it is all about junior to and older than, and that is all about the essence of rule number 6. Now here is a question for you. His bike is different and cheaper than mine. उनका बाइक जो है वो different और cheaper than mine है. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव क्या है, that is different. सेकंड एडजेक्टिव क्या है, that is cheaper. After cheaper it is than is mentioned over here. So in the first case, after different, it should be, there is the requirement of a preposition. And what kind of preposition we are going to use? Here, in this particular slot, I am just showing you with the pen. In this particular case, we should, in this place, we should add what? After different, it should be, after different, it should be from. It should be from. Correct. So the sentence is just like that. His bike is different from and cheaper than mine. Correct. So if you are using two different kind of adjectives, one adjective is followed by preposition, then the other one must be followed by preposition as well. So this is all about rule number 6. उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से इस रूल को समझ गए होंगे. If in any examination, in any competitive examination, the question is based on this kind of rule, I am pretty sure that you are not going to falter at that particular moment, right? Let us proceed to rule number 6. Rule number 7. Seventh rule को हम लोग जान लेते हैं. While using cardinal and ordinals together, ordinal always precedes the cardinal, right? So in the first, if you talk about this particular rule, आप इस रूल के बारे में ये जानकारी प्राप्त करोगे, अगर एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल अगर एक साथ हो तो सबसे पहले किसका पोजीशन होगी, ऑर्डिनल का. करेक्ट. ऑर्डिनल ऑलवेज प्रीसीड्स द कार्डिनल. कार्डिनल से पहले आना चाहिए ऑर्डिनल को. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल? पहले इस कॉन्सेप्ट को तो हम लोग क्लियर कर ले. ऑर्डिनल इज जस्ट इंडिकेटिंग द ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जस्ट लाइक दैट. And cardinal is just like it's a particular number like 1, 2, 3, 4, all these things. So ordinal always आएंगे किसके पहले, cardinal से पहले, right? With the example you can understand in a better way. Example में लिखा हुआ है the first 5 girls will be given the opportunity. Okay? तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर से सेंटेंस को देखें, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिया हुआ है the first is always to be considered ordinal. After that, what is written? That is 5. It's a numerical figure. So after ordinal, here comes cardinal, right? So it is following the rule. It is justifying the rule. Now there is a question for you. I have left the 5 last chapters of the book. अब यहाँ पे जब हम लोग सेकेंड पोजीशन पे देखें, आप यहाँ देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है 5, that is cardinal, and after that it is written last, that is ordinal. So here the order has been changed. First, it is in this particular sentence, first क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है कार्डिनल और उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डिनल, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो यहाँ करना क्या है, बेसिकली यहाँ आपको इंटरचेंज करना होगा. इंटरचेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा ऑर्डिनल का पोजीशन और उसके बाद जाएगा ये कार्डिनल का पोजीशन. सो इट शुड बी, द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव लेफ्ट द लास्ट 5 चैप्टर्स ऑफ द बुक. है ना आसान? बहुत आसान है. इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है तो ऑब्वियसली यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट आउट एज क्विकली एज पॉसिबल. चुटकी में चिपकाए वाला मामला हो गया ये. अगर रूल मुझे पता है सो आई कैन रूल द रूल, राइट? नाउ लेट अस मूव टू रूल नंबर 8. आज का लास्ट रूल, एल्डर एंड एल्डेस्ट वर्ड शुड बी यूज्ड फॉर पर्संस ओनली एंड फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. अब देखो एक ही परिवार में कुछ मेंबर है जिसमें ब्लड रिलेशन हो, उस केस में हम लोग एल्डर या एल्डेस्ट का उपयोग करेंगे. अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशन, जहां पे ब्लड रिलेशन नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप तो मेरे छात्र हैं और हम आपके गुरु हैं, टीचर है, राइट? सो आपसे उम्र में हम बड़े हैं. मैं इस केस में हम लोग एल्डर शब्द का उपयोग नहीं करेंगे.
बल्कि हम ओल्डर शब्द का उपयोग करेंगे। सो एल्डर एंड एल्डेस्ट ये जो दो वर्ड है ये सेम फैमिली में ब्लड रिलेशन में अगर हो तो उस मेंबर बड़े बड़े वाले को समझाने के लिए यूज किया जाता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्डर एंड ओल्डेस्ट ये थिंग्स या पर्संस के लिए यूज होता है and where there is no existence of blood relation. So let us talk about the example. What is written over here? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है she is my elder sister. तो एक हाइलाइटर के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे she is my elder sister. Okay? So दो बहन है उसमें एक दूसरे से बड़ी है. Of course they are bounded by blood relation. तो यहाँ पे elder शब्द के उपयोग इसीलिए किया गया. अगर blood relation नहीं होता it could have been older. Correct. Now here is a question for you. This building is the eldest building of the town. ये जो बिल्डिंग है इस शहर का सबसे पुराना बिल्डिंग है. Now in case of building, of course you know that building जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, ये तो लिविंग बिंग है नहीं बिल्कुल. तो इसके लिए क्या एल्डेस्ट होगी? Of course not. एल्डेस्ट तभी हो पाएगा जब पर्सन के लिए हम लोग बात करेंगे वो भी ब्लड रिलेशन में हो तब. But in this particular case it is written as eldest. And here if we are talking about the non-living thing, in that particular case we are not supposed to use the word like oldest. It should be always it should be oldest. We should not use eldest. Correct. So here the word eldest, that is absolutely wrong. So what it should be? It should be oldest one, considering non-living thing. Okay. Now I am just showing it out with this one, eldest. This particular word is wrong, and instead of eldest it should be oldest, because here the non-living thing building is mentioned over here. That is all about the rule number 8. आज का ये वीडियो के जरिए मैं कुछ सर्टेन रूल्स के बारे में चर्चा किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सारा रूल आपको दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गया और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे. इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ रूल्स, डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजीशन टू tackle those questions, right? So just watch out my next video so that I can present more rules related to this particular segment, and you will be in a better position. और जरूर आप बोलोगे कि spotting error में आप कोई दिक्कत नहीं है. That's all from my side today. Thank you. Have a nice time.